हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज कुमार प्रजापति आज कक्षा 9 के लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 2 जो बल तथा गति के नियम चैप्टर चला हुआ है हमारा। उसमें हमने पहली वीडियो में पढ़ा था कि बल क्या है और बल के और गति के नियम पढ़े थे। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बल का मात्रक और उससे आगे का कार्य। तो हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बल का मात्रक, कि बल का मात्रक क्या है। तो बच्चों, बल हमने बताया था कि किसी भी वस्तु को गतिशील या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, बल कहलाता है। तो बच्चों, बल का मात्रक सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन। और एमकेएस पद्धति में जो बल का मात्रक है वो न्यूटन होता है, या न्यूटन को हम लिखते हैं किलोग्राम पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों, डाइन। डाइन क्या हो? डाइन, एक डाइन वह बल है, एक डाइन वह बल है, एक डाइन वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 सेंटीमीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न कर देता है। जो क्या कहा कि जो एक डाइन बल है वो वह बल है जो 1 ग्राम द्रव्यमान की किसी भी वस्तु में 1 सेकंड पर सेकंड स्क्वायर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देता है। ठीक है बच्चों। तो एक डाइन बराबर हो गया आपका 1 ग्राम इंटू 1 सेकंड पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद बच्चों, न्यूटन क्या है? एक न्यूटन वह बल है जो द्रव्यमान की किसी वस्तु में एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर देती है, 1 न्यूटन कहलाता है। बच्चों, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों, आप सब जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और पर सेकंड स्क्वायर। तो जो 1 न्यूटन बराबर आपका आ गया 1 2 3 4 5 5 जीरो, मतलब 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। इसके बाद बच्चों, आपका गुरुत्वीय मात्रक किलोग्राम भार। गुरुत्वीय मात्रक क्या हो बच्चों, ये बताया गया। इसमें आपका दिया है बल का एक अन्य मात्रक किलोग्राम भार भी होता है। बल का एक अन्य मात्रक किलोग्राम भार भी होता है। यह बल का गुरुत्वीय मात्रक भी कहलाता है। बल का एक मात्रक क्या होता है बच्चों, किलोग्राम भार। और यही क्या कहलाता है बच्चों, आपका बल का गुरुत्वीय मात्रक भी कहलाता है। 1 किलोग्राम भार उस बल के बराबर है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर गुरुत्व के कारण लगता है। क्या बताया बच्चों कि 1 किलोग्राम जो भार है वो आपका वह भार है या उस बल के बराबर है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान के कोई भी पिंड है उस पर गुरुत्व का कारण मतलब पृथ्वी के कारण। ठीक है बच्चों। और न्यूटन, अब हमने पहले पढ़ा था प्रथम नियम। इसके बाद क्या कहा, न्यूटन के द्वितीय नियम अनुसार, अगर न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करें, किसी वस्तु पर लगने वाला बल उस वस्तु के भार के बराबर होता है। न्यूटन का जो दूसरा नियम है वो क्या कह रहा है कि किसी वस्तु पर जो लगने वाला बल है वो क्या है आपका, उसके भार के बराबर होता है। मतलब जितना उसका द्रव्यमान उतना ही उस पर बल लगेगा। और बच्चों, भार भार को ही तो हमने बल कहा था पिछले वाली वीडियो में। और गुरुत्वीय बल बराबर आपका द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, मतलब F बराबर द्रव्यमान आपका m और गुरुत्वीय त्वरण आपका g। तो आपका कितना आ गया बच्चों, F बराबर क्या है बच्चों, F बराबर mg। इसके बाद बच्चों आपका F बराबर m इंटू एम जी। F यहाँ पे बल है
और अगर भार की बात करूँ तो डब्लू वेट, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होता है वो होता है आपका 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 1 किलोग्राम भार बराबर 1 किलोग्राम का द्रव्यमान, 1 किलोग्राम का द्रव्यमान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेट जो इसका भार हो गया वो तो हो गया 9 पॉइंट इतना। भाई देखो द्रव्यमान एम का लो या डब्लू का लो, बात एक ही है। द्रव्यमान को भी हम भार ही कहते हैं और डब्लू आपका वेट भार है ही। ठीक है बच्चों, तो 1 किलोग्राम भार 9.81 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, अब आपका अगला एक एग्जाम्पल है कि बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है, क्यों? बच्चों क्या कहा कि बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है, क्यों घुस जाती है, ये बात हमें क्या करनी, बतानी है। ठीक है बच्चों, तो देखो हम क्या बता रहे हैं, कैसे इसको डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा इस कारण होता है, ऐसा इस कारण होता है कि बहुत अधिक वेग के कारण गोली शरीर में प्रवेश करती है तथा इसका वेग अल्प समय में ही शून्य हो जाता है। मतलब क्या कहा बच्चों कि जब कोई भी गोली बड़ी ही तेज़ी के साथ वो आपके शरीर के अंदर घुसने के बाद क्या होगा, उसके अल्प समय, बहुत ही कम समय में उसका जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य के बराबर। अर्थात यहाँ गोली में वेग परिवर्तन की दर अर्थात मंदन, और वेग परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। अर्थात उस गोली का जो त्वरण होगा ए तथा बल बहुत अधिक होता है। मतलब क्या कहा बच्चों, जब कोई भी गोली वो बहुत तेज़ी के साथ आ रही है, उसका वेग बहुत तेज़ी के साथ है और वो शरीर में आई, आते क्या हुआ उसका, वो धस गई। धसने के बाद क्या होगा, उसका वेग क्या तो बहुत तेज था, क्या एकदम से बहुत कम हो जाएगा। जब बहुत कम होगा तो क्या हुआ, वेग परिवर्तन हुआ। जब वेग परिवर्तन हुआ आपका तो बल तो बहुत ज़्यादा लगाया उसने, परंतु वेग क्या होगा उसका, कम हो गया। मतलब F बराबर एम के अनुसार परिणाम स्वरूप गोली शरीर में घुस जाती है। मतलब वो क्या हो गया, निकल ही नहीं पाती आगे, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ आई और रुकने के बाद वहाँ रुक गई, घुसने के बाद उसमें रुक गई शरीर के अंदर ही। तो क्या हुआ, वहाँ पे उसका वेग परिवर्तन हो गया। वेग परिवर्तन हो गया तो वेग आगे के लिए चलेगा ही नहीं। जब वेग ही कम हो गया तो आगे कैसे जाएगी वो, तो वो क्या होगी, वहीं की वहीं रुक जाती है, मतलब उसके अंदर ही धस जाती है। क्रिकेट की गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे खींच लेता है, क्यों? बच्चों आपने भी देखा होगा, आप भी खेलते होंगे। क्या करते हैं कि जब हम क्रिकेट की जब गेंद होती है उसको जब पकड़ते हैं तो अपने हाथ को पीछे खींचते हैं, क्यों? आज देखो क्या होता है इसका। ऐसा इस कारण होता है क्योंकि गेंद की वेग परिवर्तन की दर अर्थात गेंद का वेग शून्य करने में अधिक समय लगता है और खिलाड़ी को गेंद पकड़ने के लिए कम बल आरोपित करना पड़े तथा चोट लगने की संभावना भी नगण्य हो जाए। देखो बच्चों, जब आप अगर गेंद आई, आपने देखो गेंद आती है और कई बार जब हमें एकदम से उसके ऊपर हाथ लगाते हैं तो क्या होता है, बहुत चोट लगती है। ठीक है बच्चों, मतलब कोई भी गेंद आई या कोई भी वस्तु आई, उसका वेग बहुत ज़्यादा अधिक है, आपने उसके आगे हाथ हटाया या शरीर आपका हटा, कई बार अचानक से भी लग जाती है, तो उसका क्या होता है, चोट बहुत अधिक लगती है। परंतु जब हम कैच पकड़ते हैं या कई बार गेंद को पकड़ते हैं तो हल्का सा अपना हाथ पीछे खींचते हैं। उसका कारण क्या है कि जो उसका वेग था, हमने उसका वेग क्या करा, परिवर्तन कर दिया। वेग परिवर्तन कैसे कर दिया, वो तेज़ी के साथ आई, हमने उसे हाथ में पकड़ा, पकड़ने के बाद हल्का सा उसे पीछे की तरफ खींचा। वेग परिवर्तन मतलब उसका त्वरण चेंज कर दिया। जब त्वरण चेंज हो गया आपका तो क्या होगा, वेग शून्य हो गया उसका गेंद का। तो जब वेग शून्य होगा तो गेंद क्या होगी, आपके हाथ में है, और चोट भी लगने का जो चांसेस थे, संभावना थी, वो सब क्या होगी, नगण्य होगी, वो ख़त्म होगी। इसी प्रकार ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या बालू पर कूदना, इसी प्रकार क्या होता है बच्चों, जो ऊंची कूद वाले जो खेल होते हैं या ऊंची कूद वाले जो मैदान होते हैं उसमें क्या करते हैं आप, जो खिलाड़ी होते हैं या तो उन्हें कुशन मतलब गद्दा या फिर बालू मतलब रेत पर कूदना होता है। इससे खिलाड़ियों को छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। मतलब क्या हुआ बच्चों, जब
आपका जो भी खिलाड़ी होगा या आप ही जब कभी ऊंचाई से कूदते हैं, अगर आप डायरेक्ट समतल धरती पर कूदते हैं तो आपके चोट लगने के चांसेस अधिक होंगे। परंतु जब आप किसी गद्दे या किसी फॉर्म, जिसे कुशन बोलते हैं, या बालू मतलब रेत पर कूदते हैं तो आप पे चोट लगने की संभावनाएं कम होगी, नगण्य के बराबर होगी। तो ये सब इसीलिए होता है। इसके बाद आपका बच्चों अगला जो टॉपिक है वो है न्यूटन की गति का तृतीय नियम। न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या है? इस नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के लिए उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। क्या कहा बच्चों? कि इस नियमानुसार, तीसरा नियम क्या कह रहा है आपका, कि यदि आप कि प्रत्येक क्रिया के लिए उसके समान, जो भी आपने क्रिया करी किसी भी वस्तु पे, उसी के समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। परंतु विपरीत दिशा में क्या होगी? प्रतिक्रिया होती है। ठीक है। सपोज करो आपने किसी वस्तु पे कोई बल लगाया और लगाने के बाद आपने भी देखा होगा कि वो वस्तु भी आपके ऊपर उतना ही बल लगाती है, परंतु अंतर कितना होगा? जैसे ये वस्तु है, मैंने तो इसके ऊपर नीचे को बल लगाया, परंतु ये कहाँ लगाएगी? ऊपर को लगाओगी। इसकी दिशा क्या होगी? विपरीत। तो प्रत्येक क्रिया के लिए उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। अर्थात यदि कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु पर बल लगाती है तो अन्य वस्तु भी परिणाम में उतना ही बल परंतु विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाती है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। अर्थात, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए समझेंगे। यदि दो पिंड एक दूसरे पर बल आरोपित कर रहे हैं, तब माना पिंड ए पिंड बी पर एफ का मतलब बल, ए बी दोनों, ए वस्तु बी पकड़ रही, आरोपित करता है, तथा पिंड बी पिंड ए पर विपरीत दिशा में एफ बी ए बल लगाता है, तब पिंड ए द्वारा पिंड बी पर लगाया गया बल पिंड बी द्वारा पिंड ए पर लगाए गए बल के बराबर होगा, परंतु उसकी दिशा कैसी है? विपरीत। तो इसीलिए चिन्ह क्या होगा? माइनस का। तो एफ ए बी बराबर माइनस के एफ बी बराबर माइनस के बी। मतलब तीसरा नियम ने क्या कहा कि आपका जितना भी कोई वस्तु या दो वस्तु है आपकी, एक वस्तु दूसरी वस्तु पे जितना भी बल लगा रही, तो दूसरी वस्तु भी उस पहली वस्तु पे उतना ही बल लगाओगी, परंतु उसकी दिशा क्या होगी? विपरीत होगी, उल्टी होगी। ठीक है। अब इसके बाद जो आपका अगला टॉपिक है वो है आपका मोमेंटम, संवेग। संवेग क्या है? किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग, किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल वस्तु का संवेग कहलाता है। किसी वस्तु का वेग और द्रव्यमान का गुणनफल संवेग कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v हो, तब वस्तु का संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान को हम प्रेजेंट करते हैं m से और वेग को v से, तो P बराबर mv। ये आपका क्या होगा बच्चों? संवेग। इसके बाद आपका संवेग के उदाहरण दिए। क्या कि यदि तैरते समय तैराक पानी को पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है। कि जो तैरते समय होता है, जो तैराक होता है, जो उसमें तैर रहा होता है, वो पानी को पीछे की ओर धकेलता है। ठीक है। कैसे धकेलता है? देखो, तैराक तैरते समय पानी को पीछे की ओर धकेलता है,
क्रिया करता है। मतलब पानी क्या हो रहा है, उसे आगे की तरफ धकेल रहा, पानी तो से आगे की तरफ धकेल रहा, परंतु तैराक क्या है, उसे पीछे की धकेलता हुआ चल रहा। परिणाम स्वरूप तैराक आगे की ओर धकेलता है। प्रतिक्रिया देखो, तैराक तैराक तैरते समय पानी को पीछे की ओर धकेलता है, परंतु पानी जो है वो आगे की तरफ धकेल रहा उसे, ठीक है नहीं। तो क्या हो रही, क्रिया प्रतिक्रिया। अब देखो पानी तैराक को धकेल रहा, वो तो हो गया आपकी क्रिया, परंतु तैराक उसकी विपरीत दिशा में जा रहा, उसे भी धकेलता हुआ, तो वो होगी प्रतिक्रिया। आपने देखा होगा बच्चों, कई बार हवा बहुत तेजी के साथ चलती है, जिस दिशा में आप जा रहे हो उसी दिशा में, उसकी ठीक विपरीत दिशा में, सपोज करो आप यहाँ से सहारनपुर जा रहे हैं, तो सहारनपुर से आप तो जा रहे हैं सहारनपुर की तरफ, परंतु सहारनपुर से आपकी तरफ को, उल्टी तरफ को हवा चल रही, उल्टी दिशा में। तो आप क्या हो रहे, जो हवा है वो तो आप पे लगा रही क्रिया, परंतु आप उस हवा को काटते हुए आगे निकल रहे, आप उस पर क्या कर रहे, प्रतिक्रिया। जितनी तेजी के साथ हवा होगी उतनी जोर आप लगाओगे, ठीक है। तो ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया। तो ये किसके उदाहरण है, तीसरे नियम के। अतः स्पष्ट है कि तैराक जितनी तेजी से पानी को पीछे धकेलेगा उतना ही तेज तैरेगा। इसी प्रकार नाव चलाने के लिए पानी को पतवारों से पीछे की ओर धकेला जाता है। इसी प्रकार यही बच्चों नाव में होता है। बंदूक से गोली दागने पर बंदूक पीछे की ओर झटका देती है। बच्चों आपने देखा होगा, जब बंदूक से हम गोली मारते हैं तो बंदूक, जब गोली बंदूक से निकलती है तो पीछे की ओर झटका दे के जाती है। मतलब क्या हुआ, जितना बल आपने बंदूक के घोड़ा दबाने में लगाया उतना ही बल जब गोली बंदूक से निकलेगी वो बंदूक के ऊपर लगा के जाएगी। जब बंदूक से गोली दागी जाती है तो गोली क्रिया बल के फलस्वरूप आगे की ओर दिशा में बढ़ती है, परंतु गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे गोली चलाने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर झटका लगता है। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद आपका आखिरी उदाहरण इसका, कि नाव से किनारे पर कूदते समय नाव पीछे की ओर भागती है। जब आप किसी भी नाव से किनारे पे कूद रहे हो तो क्या हुआ, आपकी जो नाव है वो पीछे की ओर भागती है। क्यों, जब कोई व्यक्ति नाव से कूदता है तो वह अपने पैरों द्वारा नाव पर एक बल आरोपित करता है। इस क्रिया द्वारा बल के कारण नाव पीछे की ओर हट जाती है, परंतु नाव भी इस क्रिया को प्रतिक्रिया के फलस्वरूप व्यक्ति को आगे इतना ही बल लगाती है जो व्यक्ति को आगे की ओर धकेलता है, अतः व्यक्ति किनारे पर कूद जाता है। ठीक है बच्चों। इसके बाद बच्चों आपका आया संवेग का मात्रक। सीजीएस पद्धति में क्या करेंगे? सीजीएस पद्धति में संवेग का मात्रक ग्राम सेकंड पर सेकंड स्क्वायर होता है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। एमकेएस पद्धति में संवेग का मात्रक द्रव्यमान का मात्रक गुणा संवेग का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड, और किलोग्राम मीटर सेकंड न्यूटन सेकंड के बराबर होता है। यह एक सदिश राशि है। इसकी दिशा वेग की दिशा में होती है, अर्थात P बराबर mv। इसके बाद आता है बच्चों आवेग, बल का आवेग। जब कोई बड़ा बल, माना कोई बड़ा बल है आपके पास, बहुत बल लगा हुआ, F मान लिया, किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल, कुछ समय अंतराल के लिए, बहुत छोटे समय के लिए, डेल्टा T के लिए आरोपित होता है। जब कोई बड़ा बल F किसी, F लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे, ये F, ठीक है, F किसी वस्तु पर अल्प समय अंतराल डेल्टा T के लिए आरोपित होता है तो बल तथा समय अंतराल का गुणनफल बल का आवेग कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। इसका
अब इसका बल का आवेग बल गुना समयांतराल, तो बच्चों आपका ये आ गया जे एफ इंटू डेल्टा टी, ये भी जे एफ इंटू डेल्टा टी। आवेग एक सदिश राशि है, इसका मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड होता है। बच्चों ये था आज का कार्य। तो बच्चों इसमें हमने ये पीडीएफ भी आपके पास गया हुआ होगा। इसके बाद बच्चों आपके अति लघु प्रश्न है, ये अति लघु प्रश्न है लगभग आपके बच्चों 51% है बच्चों, आपके अति लघु प्रश्न 51 है बच्चों। पीडीएफ से याद करने हैं बच्चों, आपको जितना हमने आज तक पढ़ा उसी के बारे में दिए हुए हैं बच्चों। जिस किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आपके पास कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दें आप, या आप जिस नंबर से आपके पास ग्रुप में कार्य आ रहा है उस नंबर पर लिख के भेज दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।